ओके, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो जिनके जो भी डाउट्स है ना ग्रुप में भेजो, देखते हैं। तो अच्छा, कहाँ से स्टार्ट करें? हाँ भाई आदित्य, चलो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कौन सा वाला बताऊँ? अभी एक बताऊंगा फिर बाद में दूसरा, है ना? तो पहला एक एक क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? अ लार्ज वुडन फ्लोर इज लेड विथ स्ट्रिप्स 2 इंचेस वाइड with negligible space between strips. Okay. A uniform circular disc of diameter 2.25 inches is dropped at random on the floor. What is the probability that the disc touches 3 of the wooden strips? अरे यार ये ना स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। क्या नाम है इसका? वीकर वादी का पहला एग्जांपल ही है, मतलब शुरू में बता रखा है। गुप्ता कपूर वाले में भी दिया है। कौन सा प्रॉब्लम है वो? क्या नाम है इसका? नाम नहीं दिया, बस इस टाइप का प्रॉब्लम दे रखे हैं। नहीं, उसका नाम है नीडल प्रॉब्लम है। नहीं, हाँ, निडल प्रॉब्लम। तो इसका है ना, ये थोड़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तो इसका कुछ फिक्स आंसर भी है। तुम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख के पुट करके कर सकते हो। तो ये कोई स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। हालांकि जैम में इस तरह क्वेश्चंस तो एक्सपेक्टेड नहीं, फिर भी कर सकते हो तुम। तो है ना, ये निडल प्रॉब्लम है। या पूरा नाम लिखोगे तो इसके ये वीकर वाइज की में एग्जांपल ही है। पहला चैप्टर के जो पहला सेक्शन है उसी में जाकर देखो, एग्जांपल बना के दिया हुआ है। सो बफन्स निडल प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसे प्रूव करोगे ना काफी टाइम लग जाएगा। ये सब रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कभी अनसॉल्व प्रॉब्लम थे, काफी टाइम बाद सॉल्व हुआ है। तो तुम्हें वो अप्रोच समझना। और कई सारे सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन नहीं है इसके। डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। तुम ऑनलाइन भी सर्च करोगे, तुम ये चाहे गूगल सर्च करके देख लो, तो इसके बहुत सारे डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तुम ये सर्च करो बफेन्स निडल प्रॉब्लम, तो उसमें तुम्हें इसी प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो गुप्ता कपूर में भी है, वीके रोहतगी के एग्जांपल ही है, वहां वही तुम्हें समझा रखा है। अब क्योंकि इसका अगर प्रॉपर मैं प्रूफ लिखूंगा तो मुझे भी काफी टाइम लगेगा, हालांकि है ना, क्योंकि ये रेगुलर प्रॉब्लम तो है नहीं, तो मैं सॉल्व करूंगा तो टाइम लगेगा। तो तुम इसके अप्रोचेस देख सकते हो, एग्जांपल देखो, समझ आ रहा नहीं आ रहा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला था? ठीक है सर, तो पहले मैं देख लेता हूँ। हाँ, इसका कुछ ये फॉर्मूला है, देखो 2/पाई इंटू एल बाई टी। अब ये एल क्या है, टी क्या है, तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि है ना, ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम था लेकिन सॉल्व हो गया है। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं इसके। ये कह रहा है कि नीडल लेंथ एल इज नॉट ग्रेटर देन विड्थ इज टी। तो टी यहाँ क्या है? विड्थ है, और एल जो है लेंथ है, नीडल का लेंथ है। ठीक, ये एल नीडल लेंथ है, डब्ल्यू टी जो है विड्थ है उसका। तो ये फॉर्मूला है, पुट करो। तुम्हें क्या क्या डेटा दिया तुम्हारे क्वेश्चन में? यही दो चीज दिया ना, आ गया बस। क्योंकि ऐसे प्रॉपर सॉल्यूशन लिखो तो तुम्हें घंटों लगेंगे, है ना, इस तरह से, क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ दिनेश भाई, मैं तो क्लास ले रहा हूँ, कुछ काम है? नहीं, मैं यहाँ पे क्या नाम है ये, ताल बगीचा में, मतलब वो स्टूडियो में क्लास ले रहा हूँ। कुछ काम बता, बोल तो। तो आ जाना, किसी के साथ लेकर ले जाना। मेरी क्लास 11 बजे तक, वापस ले जाना। हाँ मतलब आ जाना यहाँ पे, मैं लोकेशन भेज दूंगा, तो ले जा, फिर शाम को 11 बजे आ जाना, तो ले जा, है ना? ओके ठीक है। तो ये पुट कर लो, आ जाएगा, ये फॉर्मूला है, इससे आंसर आ जाएगा। तो याद रखो, जैसे देखो बहुत सारे स्टैंडर्ड, जैसे मान लो मैचिंग प्रॉब्लम एक टाइप का, एक कभी अनसॉल्व प्रॉब्लम था, लेकिन मैचिंग प्रॉब्लम लास्ट ईयर जैम में पूछ लिया था, है ना, जैम 2023 में आया था ये मैचिंग प्रॉब्लम। तो ये जो कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसका फॉर्मूला याद रखोगे तो इजी रहेगा, क्योंकि तुम अगर प्रूव करना चाहोगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम।
तो नहीं होगा। सर वो एल सर्कमफ्रेंस है ना, लेंथ। हाँ, ये कह रहा है कि निडल लेंथ इज एल एंड विड्थ इज टी। बोल रहा है कि, रुको देखता हूँ, given a needle of length L dropped from a plane ruled with parallel lines T unit apart, उसके बीच का जो लेंथ है वो T यूनिट्स है। अच्छा, ये प्रूफ दे रखा है इसका, तो 4/πt, इसके कई सारे अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच से देखो किस केस में ये आंसर है, 2/πL/t ना, इसके डिफरेंट अप्रोच है यहाँ पे, L/t ना। सर ये नीडल वाला नहीं है सर क्वेश्चन, इस पर डिस्क गिरा है। अच्छा, देखते हैं यहाँ पे क्या है। वुडन फ्लोर लेड विद द स्ट्रिप्स 2 इंचेस वाइड, 2 इंच है, एंड विद नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन स्ट्रिप्स। जो स्ट्रिप्स के बीच का स्पेस नहीं दिया है ना। नहीं, इस पर डिस्क है, मतलब इस तरीके से रिंग फेंका गया है। हाँ, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर 2.25 इंचेस इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एट रैंडम ऑन द फ्लोर। तो तुम्हारा डिस्क तुमने ठीक है, तो डिस्क का जो डायमीटर है, तो यहाँ डायमीटर बोल रहा है 2.25 इंचेस डायमीटर है, तो रेडियस हो गया 1.1 कितना 25। तो इस तरह से, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिस्क टचेस द 3 ऑफ द वुडन स्ट्रिप्स। और तुम्हारे पास इस तरह से रखा हुआ है ना, दो उस पे, इसके डिस्टेंस पे बिना गैप के 2 इंच के डिस्टेंस, मतलब 6 ये हो गया, और स्ट्रिप्स ऑफ 2 इंचेस विथ वाइड 2 है, with negligible space between this disc of diameter, this is dropped at random on the floor। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिस्क टचेस 3 ऑफ द वुडन स्ट्रिप। तो ये कब टच करेगी तीनों को, जब बीच में गिरेगी। तो इससे अगर सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन मुझे करना पड़ेगा, तो अभी टाइम लग जाएगा, इसको स्किप करता हूं। तुम देखो कई बार क्या है ना, क्वेश्चन को एज इट इज गूगल पे टाइप करो, तुम्हें बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो वर्ड टू वर्ड ना, ये क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड गूगल पे टाइप करके एंटर करो, देखो बहुत सारे तुम्हें डिफरेंट अप्रोच मिलेंगे, वहां से समझने की कोशिश करो। मैं भी ट्राई करता हूँ, फिर देखते हैं, डिस्कस करते हैं दोबारा। नेक्स्ट दूसरा वाला जरा क्वेश्चन बस एक्सप्लेन। हाँ, नेक्स्ट जो है, मेरा क्वेश्चन सर मैं लेट आई हूं। हाँ, अभी स्टार्ट भी करते हैं, पहला क्वेश्चन ही चल रहा था। तो एन insurer will pay the amount of loss in excess of a deductible amount alpha। ठीक है, तो कहता है एक इंश्योरेंस ना, इंश्योरेंस जो भी है, तो वो पे करेगा अमाउंट ऑफ अ लॉस इन एक्सेस ऑफ द डिडक्टेबल अमाउंट अल्फा। तो अल्फा अमाउंट के बाद जो होगा वही पे करेगा ना, ऐसा कुछ कह रहा है, एक्सेस। तो suppose that the loss amount has a continuous uniform distribution between 0 and c। तो मतलब ये जो कह रहा है तुम्हारे पास कि x का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 0, c है मोर देन अल्फा, और कह रहा है when the loss occurs, ठीक है, let the expected payout of the policy be f alpha। तो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड पे आउट ऑन द पॉलिसी, सो व्हेन अ लॉस अकर्स लेट द एक्सपेक्टेड पे आउट ऑन द पॉलिसी। तो एक्सपेक्टेड पे आउट है, मतलब एक्सपेक्टेड, अब पे आउट का क्या रिलेशन है लॉस के साथ, एफ अल्फा है। अच्छा, अल्फा क्या था, डिडक्टिबल अमाउंट है ना, मतलब वो उठाना के अल्फा के बाद ही वो पे करेगा। हाँ, जैसे अल्फा, जैसे हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस जो पे करेंगे अमाउंट ऑफ लॉस, पहले अल्फा अमाउंट तो उसका पे आउट है, अल्फा के बाद मतलब जो भी अल्फा एक अमाउंट है, अल्फा अमाउंट के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो इंश्योरेंस पे करेगा, है ना, अल्फा टू सी अल्फा ना। तो
तो उस तरीके से ये समझ लो कि ये जो नंबर है, जैसे ये 0 से C है ना, तो बीच में कहीं अल्फा है, तो ये अमाउंट पे करेगा इंश्योरेंस, ठीक है ना, एक्सेस अमाउंट। ये C रैंडम है, यहाँ पर C है ना, मतलब C फिक्स कर रखा है, X रैंडम है, तो X की वैल्यू यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, डिपेंड करता है X क्या है। तो X अगर यहाँ है तो इतना पे करेगा उसके हिसाब से। तो कहता है लॉस जब अकर होता है तो एक्सपेक्टेड पे आउट ऑफ द पॉलिसी इज एफ अल्फा, तो व्हाट इज द एफ डैश अल्फा, तो एफ डैश अल्फा क्या होगा। ओके तो जैसे लॉस मतलब ये जो सर एक क्वेश्चन में समझ में आया, पे आउट। हाँ मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि बोल रहा लॉस हो रहा है तो एक्सपेक्टेड पे आउट, तो जो एक्सपेक्टेड पे आउट एफ अल्फा है, तो डे एक्सपेक्टेशन भी निकालेंगे तो C/2 के टर्म में ही जाएगा। वो तो ये किस क्या रैंडम वेरिएबल है तुम्हारा, ये किसका रैंडम वेरिएबल दे रखा है, लॉस का ना, तो x मान लो लॉस है, तो x आपका है अमाउंट ऑफ लॉस, तो ये x लॉस है, तो लॉस का ये है ना, तो अब C अमाउंट के बाद वो पे करेगा, तो डिपेंड करता है कि अमाउंट कितना पे करेगा, y इज द अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस, है ना, मान लो ऐसा लिखता हूं मैं, तो ये जो y की वैल्यू होगी ये 0 होगी अगर x लेस देन अल्फा है ना, और अगर x मोर देन इक्वल टू अल्फा है तो, और c तक है तो कितना पे करेगी, यूनिफॉर्म 0C। नहीं x माइनस अल्फा पे करेगी, वो जितना एक्सेस है, और x जब c से ज्यादा है तो c से ज्यादा हो भी नहीं सकता है ना, x यूनिफॉर्म 0C है, तो अगर है ना, तो ये c से ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि c तक ही बता रखा है, तो इस तरह से है। तो अगर मान लो तुम इसका एक्सपेक्टेशन भी अगर मतलब मान लो इस तरह फ्रेम करने की कोशिश किया होगा, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या आएगी, तो पूछा क्या, एफ डैश अल्फा पूछा है, मतलब डेरिवेटिव। तो बताओ यहां से क्या आना चाहिए, तो एफ अल्फा क्या है, व्हाट इज एफ अल्फा है, ये एफ अल्फा का क्या मीनिंग है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन से कोई एक्सपेक्टेशन ही लग रहा है, एक्सपेक्टेड पे आउट ऑफ द पॉलिसी ऑन द पॉलिसी, पॉलिसी तो पॉलिसी मतलब क्या, किसका एक्सपेक्टेशन एफ अल्फा है, पॉलिसी क्या है इसमें, तुम्हें ये था कि टोटल तुम्हारे पास जो है अमाउंट ऑफ लॉस इन एक्सेस ऑफ डेट, तो अल्फा के बाद लॉस दे रहा है, ठीक है, लॉस है, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0C है, तो जब लॉस होता है तो एक्सपेक्टेड पे आउट ऑन द पॉलिसी एफ अल्फा है, तो एफ डैश अल्फा क्या है, तो किसका एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लिखोगे तुम, एक्सपेक्टेड पे आउट मतलब क्या है, एक्स का या किसका, तो अल्फा तो आएगा नहीं इसमें, मान लो y का अगर लिखो तो क्या आएगा, तो तो y बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तुम्हारी, है ना, x लेस देन अल्फा है तो 0 टू अल्फा की प्रोबेबिलिटी अल्फा अपॉन c, तो ये y बराबर 0 है, और बाकी प्रोबेबिलिटी जो होगी इसकी, तो यहाँ तो इसकी 0 हो जाएगी, प्लस अब इस पे एक्सपेक्टेशन निकालोगे है ना, तो इंटरवल लोगे तुम अल्फा टू c, और कितना है तुम्हारे पास y gx ना, तो y gx x माइनस अल्फा इंटू पीडीएफ, पीडीएफ कितना है तुम्हारा 1/c dx, तो निकालो, तो यहां से इसको इंटीग्रेट कर लो, 1/c बाहर, x का इंटीग्रेशन x² माइनस अल्फा x की लिमिट अल्फा टू c है, तो यहां से तुम्हारा आ गया 1/c, और ये c² माइनस अल्फा c, तो ये हमने x की जगह c रखा, माइनस x की जगह अल्फा रखते हैं,
ठीक, तो यहाँ से इसको c1 बाई सी मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये c बाई 2 माइनस अल्फा स्क्वायर 2c। अच्छा इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, इजी रहेगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो कितना, अल्फा स्क्वायर बाई 2 प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये यस सर। करो एफ डैश अल्फा निकालो, तो एफ डैश अल्फा निकालोगे तो कितना आएगा, -1 प्लस अल्फा बाई सी। देखो ये आंसर है। डी ऑप्शन। ठीक है। तो मतलब ये पूछना चाह रहा था, तो ये एफ अल्फा इज द अमाउंट पेड बाय द इंश्योरेंस, है ना, तो ये मतलब है। तो ये मतलब मिक्स टाइप हो गया ये, कि y की वैल्यू 0 हो गई है तो डिस्क्रीट में एक्सपेक्टेशन 0 ही हो जाएगा, हम बाकी कॉन्टिन्यूअस पार्ट में अल्फा टू सी एक्स माइनस अल्फा इनटू, है ना, दिस इज y बराबर gx टाइप का है। तो gx का एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हो, gx इनटू पीडीएफ ऑफ x, तो gx ये था इनटू पीडीएफ ऑफ x, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट किसका रह गया अब, तो ओके, अरे कहाँ गया, हाँ चलो भाई अगला क्वेश्चन था। अच्छा सानी आपने पहले भेजे थे लिंक से पहले, देखो। अच्छा हाँ, लिंक 615 जी जी, तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, ओनली डी ऑप्शन बताऊं, क्या क्या बताऊं, तो सर वो इंटरसेक्शन कैसे लेते हो नहीं पता। 56 है कि आर क्यू वेक्टर स्पेस है, सो v बराबर आर क्यूब है, और x आपको दे रखा है, डिफाइन द सबस्पेस W1 W2, सो W1 डिफाइन कर रखा है, यही x आर क्यूब है ना, मतलब x1 x2 x3 सच दैट x1 प्लस 2x2। तो कल एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड किया था, कल किसी ने पूछा था ना v और w वाला, कल का पहला क्वेश्चन था शायद वो, और जो भी था हाँ कल वो संजय पूछा था ना, सेम ही क्वेश्चन है ये, देखो तो x1 x2 x3, तो है ना वो जैम, ये गेट का है, और कल जो पूछा था वो जैम का PYQ था, और दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, ये दे रखा है। तो हमें पहले तो ऑप्शन में डायमेंशन पूछ लिया और इंटरसेक्शन पूछ लिया है, तो देखो तो क्या करो, यहां से एक इक्वेशन निकल जाएगी, किसी एक वैल्यू निकाल के यहाँ रिप्लेस कर दो, तो x1 x2 यहाँ से x3 निकाल लो, तो x3 आ जाएगी x1 प्लस 2x2, तो ये स्पेस हो गया आपका, क्वेश्चन मैच कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से अब यहाँ x1 x2 x3, तो x1 x2 और यहाँ भी x3 की वैल्यू निकाल लो, तो कितनी आएगी x3 की वैल्यू निकालोगे तो -2/3x1। ठीक है। अब बताओ इसके W1 के बेसिस में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स है। हाँ, और इसके W2 के बेसिस में कितने एलिमेंट है, यहाँ भी 2 एलिमेंट है, दो अननोन वेक्टर अननोन वेरिएबल है ना, तो अगर मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगा तो दो मुझे 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, तो मतलब ये हो गया कि जो W1 है उसको मैं ठीक से लिखूंगा, तो x1 कॉमन लो, तो x1 लोगे तो 1 0 1, 1 0 1 x2 कॉमन लो 0 1 ये है, और जो W2 है, तो जो आपके पास W2 है इसमें भी x1 कॉमन लीजिए, तो 1 0 माइनस 2/3, तो एक काम कर सकते हो तुम चाहो तो इसको तुम माइनस है ना 2/3 कॉमन ले लो तो भी हो जाएगा, मर्जी है, देखो प्लस x2 कॉमन लोगे 0 1 0, तो मतलब ये है कि दिस इज स्पैन ऑफ दिस टू वेक्टर्स 1 0 1 है ना, और 0 1 2, और ये जो है दिस इज स्पैन ऑफ दिस टू वेक्टर्स
तो यहाँ तुम चाहो तो x1 को जैसे अगर मैं -2/3 कॉमन लेता हूँ उसके हिसाब से, या 1/3 कॉमन ले लो तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो मर्जी है तुम्हारी। तो 1 0 -2/3 और यहाँ पे है 0 1 0। अब क्वेश्चन ये है, अब आपको ये देखना है कि इंटरसेक्शन लिखना था, अभी तो मैं डायमेंशन निकालने के लिए, तो यहाँ से बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डायमेंशन ऑफ W1 इज, कितने एलिमेंट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, चेक कर लो, दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट है, स्पैन कर रहा है, तो डायमेंशन 2 हो गया। और डायमेंशन ऑफ W2, यहाँ भी दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट है, स्पैन कर रहा है, तो यहाँ भी डायमेंशन 2 है, तो दोनों का डायमेंशन 2 है। जब आपको इंटरसेक्शन चाहिए था तो इंटरसेक्शन को हम एक साथ लिख सकते हैं, देखो W1 इंटरसेक्शन W2, अब इसके हेल्प से लिख रहा हूं मैं, तो इसमें होगा x1 x2 x3, तो इंटरसेक्शन है ना, तो ये कंडीशन भी होल्ड करेगी और दोनों होल्ड करेगी, यही ना, कि इसमें भी दोनों कंडीशन लिख लो यहाँ पे, तो x1 प्लस 2x2 प्लस x3 is equal to 0 and 2x1 plus 3x2 is 0। चेक करो जी। सर ये माइनस होगा सर, आपने माइनस प्लस लिख दिया। हाँ यहाँ माइनस ना, तो x1 plus 2x2 minus x3 is 0 है ना, तो ये चीज है। अब इन दोनों को सॉल्व करो, क्या आएगा कॉमन बताओ, पहले इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो यहाँ से x3 की वैल्यू ये आ गई, x1 प्लस 2x2, यहाँ x रख दो, यहाँ पे पुट करो, दोनों को कॉमन सॉल्व करो, बताओ क्या क्या आएगा, जैसे समझ आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से ये सॉल्व किए थे लेकिन इसका वैल्यू 2 आ रहा है सर, इंटरसेक्शन का वैल्यू मतलब डायमेंशन 2 कैसे आ जाएगा, दो यहाँ 3 अननोन वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो डायमेंशन 2 कैसे आ जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि 3 अननोन है ना, 2 तो यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है, यहाँ 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो मैं 2 इक्वेशन चाहूँ तो 2 को एलिमिनेट करके सिंगल वेरिएबल बचेगा इसमें, तो डायमेंशन 1 आएगी। चेक करो, आना चाहिए, मतलब चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो यहां से देख लो, वहां से x3 की वैल्यू आई तुम्हारे पास x1 प्लस 2x2, और यहां से x3 की वैल्यू आई -2x1/3। अब इन दोनों को इक्वेट करो, तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या होगा, इक्वेट करो इन दोनों को, बताओ क्या आया। सो x1 प्लस 2x2 बराबर -2x1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x1 प्लस 6x2 बराबर -2x1, यहाँ से इधर ले आओ, 5x1 प्लस 6x2 बराबर 0। ठीक है, अब बताओ तो यहाँ से क्या हो सकता है, मैं x2 को लिख देता हूँ x1 के टर्म में, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, -5x1/6 आ गई ना। हाँ सर यही आएगा, ये x2 की वैल्यू है, और x3 पहले से मुझे पता है, x3 तो यहाँ से पहले से मुझे पता है ना कि x3 बराबर है -2x1/3 है, तो x3 और x2 दोनों को x1 के टर्म में लिख दिया, तो मतलब मेरे पास क्या बचा अब, तो अगर मैं स्पेस लिखता हूं W1 इंटरसेक्शन W2, तो इसमें क्या आएगा, x1 एज इट इज, और x2 की वैल्यू लिखूंगा -5/6x1, और x3 की वैल्यू लिखूंगा -2x1/3। ठीक है, तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट है, बस 1 एलिमेंट, बस हो गया, बेस डायमेंशन 1। दिस इज स्पैन ऑफ x1 कॉमन ले लो, 1 -5/6 -2/3। तुम्हें अगर फ्रैक्शन पसंद नहीं हो तो तुम क्या करो, डिनोमिनेटर से x1/6 कॉमन लो, इसमें से x1/6 कॉमन लो, तो बचेगा यहाँ 6, यहाँ -5, यहाँ -4, बात बराबर है, तो डायमेंशन 1 है। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज 1। ठीक है, चलो आगे, तो चलो अगला क्वेश्चन जो है तरुण। हाँ हाँ जी सर, ये क्वेश्चन मतलब मैंने ट्राई किया था बट मेरे को लग नहीं रहा। कल भी आपने जो क्वेश्चन पूछे थे सेम ही तो थे, यही तो था वो भी कल वाला। हाँ जी सर,
सर इसमें जैसे जॉइंट पीडीएफ मैंने बना लिया था, फिर वो आ रहा था 2/θ², जैसे आपने बताया था 1 बाय एरिया लेके। हाँ, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया था नीचे हाफ इनटू बेस। कितना आया 1 अपॉन? सर 1/2 इनटू थीटा आ रहा था नीचे। एक मिनट, तो ये जो आपका ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट है 0 0 थीटा 0, यही है ना, और 0 थीटा। इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये थीटा है और ये भी थीटा है ना, तो हाँ जी। तो एरिया आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, थीटा स्क्वायर बाई 2, मतलब ये हो गया आपका 2 अपॉन थीटा स्क्वायर। ठीक, यस सर। ओके। सर इसमें रेंज कैसे लेनी है एक्स वाई की, वो जी, नहीं समझ आ रहा। तो ये इसकी इक्वेशन क्या है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इक्वेशन बताइए आप, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? ये पॉइंट है 0 थीटा, ये पॉइंट है थीटा 0, तो 2 पॉइंट काफी है इक्वेशन निकालने के लिए, बताइए। ओके सर ठीक है, इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ये आएगा x प्लस वाई बराबर थीटा, हाँ जी सर, क्योंकि यहाँ थीटा 0 है, यहाँ पे 0 थीटा है। ओके तो सर समझ गए। तो हो गया, इससे आ जाएगा। अब यहाँ पे सपोर्ट आपका एक्चुअली आ गया, ठीक है ना, तो सपोर्ट ये रीजन है आपका एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? सपोर्ट आपका क्या है? सपोर्ट है xi प्लस yi। अगर यहाँ xi y कर दूं, सो मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू थीटा। देखिए विद द रेस्ट्रिक्शन xi मोर देन इक्वल टू 0, yi मोर देन इक्वल टू 0, ये आपका सपोर्ट आ गया। तो क्या करते हो? अब ये तो फंक्शन ऑफ थीटा हो गया, तो ये ml सर वो मैक्सिमम ऑफ xi प्लस yi हो जाएगा ना। बस ये होगा। हाँ, यहाँ से मैक्सिमम ऑफ ये आ गया, ठीक है। तो क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थैंक यू सर। तो मिनिमम पॉइंट इज देयर। एमएलई भी यही होगा ना, इसमें एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन ना। यस यस, तो एल थीटा आपका क्या आ गया? 2 अपॉन थीटा की पावर 2 की पावर n, थीटा की पावर 2n, एंड थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल आएगा थीटा मोर देन each xi, सो मैक्सिमम ऑफ xi प्लस yi कॉमा इंफिनिटी। तो ये आपका लाइक्लीहुड फंक्शन है इस क्वेश्चन में, देखिए। सो अब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है विद रिस्पेक्ट टू थीटा ना, हाँ तो जी इस सर, इंटरवल पे किस पॉइंट पे मैक्सिमा देगी ये, जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो, फिर इसी पॉइंट पे ठीक है ना। मैक्सिमम। द MLE ऑफ थीटा इज मैक्सिमम ऑफ xi प्लस yi, ये हो गया। मतलब अगर इसका नाम मान लो zi रख दूंगा तो वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक हो गया zi का। ओके सर। सर एक बात और पूछनी थी, जो सर एमएलईज होते हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं या नहीं होते? MLE को इन जनरल थ्योरम अगर हायर लेवल पे देखोगे तो वैसा लिखा रहता है, अंडर सम रेगुलरिटी कंडीशंस MLE इज कंसिस्टेंट, है ना। तो ऐसे इन जनरल नहीं होते। अगर कंसीडर कर लेते हैं कि एमएलईज कंसिस्टेंट होते हैं, तो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं तो काफी इजीली हो जा रहे हैं, बट कईयों में ऑप्शंस में फिर गलती भी हो रही है गिने चुने क्वेश्चंस में। जी, उसमें ये है, जैसे नेट लेवल पे जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन भी रहते हैं और ये ऑप्शन गलत रहता है वहां पे। जैसे आप नेट में जो क्वेश्चंस आए हैं कि वहां लिखा हुआ है MLE इज कंसिस्टेंट, तो वहां ऑप्शन ये फॉल्स ऑप्शन है। लेकिन होता क्या है, जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस है उसके लिए जो भी MLE आएगा वो कंसिस्टेंट ही आएगा। जैसे अगर आप इसका काउंटर एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करो तो आपको रेयरली कोई काउंटर एग्जांपल मिलेगा। मतलब अगर ऑनलाइन या किसी बुक में एग्जांपल शायद दिया होगा कि कोई ऐसा वो एग्जांपल दे दे कि MLE कंसिस्टेंट ना हो, ऐसा कोई एग्जांपल मिलेगा ही नहीं। लेकिन वो चूंकि शायद मुझे लगता है प्रूव्ड नहीं है इन जनरल, तो इसीलिए प्रॉब्लम है। जो बुक्स में जहां लिखे रहते हैं वहां लिखा था अंडर सम रेगुलरिटी कंडीशन MLE इज कंसिस्टेंट, ऐसा लिखा रहता है। तो जो हाँ जगह लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी 1 के साथ ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। हाँ, तो मतलब वो कुछ रेगुलरिटी कंडीशन क्या है वो देखना पड़ेगा मेनली उसके लिए। तो जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस है उसमें ये होल्ड करेगा उसके लिए। सर जैसे यूनिफॉर्म के लिए अगर देखते हैं, जैसे थीटा वाली जो सी होती है यूनिफॉर्म की रेंज, तो उसमें जब देखते हैं तो एमएलई की कई बार रेंज आ जाती है कि x1 से xn तक आ जा रहा है, तो उसमें एमएलई यूनिक नहीं होगा। तो कई बार होता है कि एमएलई अनबायस्ड भी नहीं आता, जैसे ये है, उस केस में जैसे बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट भी नहीं होगा क्योंकि वो अनबायस्ड नहीं है। नहीं तो कंसिस्टेंट अनबायस्ड होना जरूरी थोड़ी है। फिर कंसिस्टेंट के लिए मतलब अनबायस्ड होना तो वो कंडीशन नहीं होती, अगर एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड होना चाहिए।
हाँ एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड। हाँ, तो वो जरूरी नहीं है कि अनबायस्ड हो, एसिम्प्टोटिकली हो जाएगा, वो भी वन वे कंडीशन है, उसका भी वो भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। जो इस थ्योरम की आप बात कर रहे हो उसमें ये बोलता है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन थीटा आ जाए एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वेरिएंस ऑफ टी एन 0 आ जाए, देन ये जस्ट वन वे थ्योरम है, देन Tn is consistent estimator of theta। लेकिन ये इसको इंप्लाई नहीं करता है। अब ये भी अगेन बुक में आप देखोगे तो वन वे थ्योरम है, लेकिन इसका कोई काउंटर एग्जांपल बहुत रेयर है, शायद ही कहीं मिलेगा आपको नहीं। मतलब अगर Tn is consistent estimator of theta, देन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मीन Tn का थीटा होगा एट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और वेरिएंस Tn का 0 होगा, क्योंकि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। और इसका कई बार रीजन ये भी होता है कोई जनरल स्टैंडर्ड प्रूव्ड नहीं है, तो प्रूव्ड नहीं है तो हम अज्यूम नहीं कर सकते, ये चीजें हैं। तो वो प्रूव कौन करेगा? हमारे आपके जैसे लोग, आप है ना, जो रिसर्च, यही लोग जो रिसर्च करते वही करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स रहते हैं जो बहुत लेट सॉल्व होता है ना, तो उस तरह से है। ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का तो ये डेफिनेशन है कि मीन पे कन्वर्ज करेगा। हाँ, वो तो डेफिनेशन है, तो जो आप बात करो वो तो ये है कि Tn इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ कि Tn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा। ये तो डेफिनेशन है ना, मैं बोल रहा हूँ ये इसको इंप्लाई करता है, लेकिन ये चीज इसको इंप्लाई नहीं करता है। कंसिस्टेंट डेफिनेशन क्या है, ये है या ये है? वो नीचे वाला, ये वाला ना। हाँ, ये तो बस एक थ्योरम है कि ऐसा जो भी एस्टिमेटर का बिहेवियर ऐसा होगा वो पक्का कंसिस्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते, ये चीज है। या अगर ऐसा है तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होगा, ये चीजें हैं। नहीं सर, मैं वो बोल रहा कि जैसे कुछ क्वेश्चंस में वो इस डेफिनेशन पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, हाँ, तो उसमें मीन ही निकालना रहता है। हाँ, वो कर सकते हैं, वही डेफिनेशन में डायरेक्टली, ये तो उससे आ जाता है, वो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से आ जाता है सिंपली। सो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर ये कहता है कि एक्स बार जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा का या मीन का, है ना, तो वो डायरेक्टली यहीं से आ जाता है, वो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से आ जाता है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। हाँ, तो उधर ये तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स, तो एक्स बार हमेशा कंसिस्टेंट, मतलब rth सैंपल मोमेंट इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ rth पॉपुलेशन मोमेंट, इन जनरल वो फॉर्मूला है, ये चीज है ना। मतलब कुछ चीजें मैथ में बहुत टाइम लगती है प्रूफ करने में। जैसे अभी एग्जांपल देता हूं मैं, अभी जैसे जैसे यही थ्योरम है ना, जैसे क्या होता है एम क्यूब प्लस एन क्यूब बराबर आर क्यूब, है ना। अब ऐसे कोई तीन नेचुरल नंबर बताओ जो इसको होल्ड करे, ऐसा कोई है? जैसे ये बोला ना, सब प्रूफ नहीं, उसके मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ये जो एन क्यूब प्लस एन क्यूब बराबर आर क्यूब, ऐसे कोई तीन नेचुरल नंबर बताओ जो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा? एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? नेचुरल नंबर तो नहीं लग रहा। इनफैक्ट तुम ये जानते होगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज आर स्क्वायर, इसका एग्जिस्ट करता है पेयर? सर इसका तो करेगा पाइथागोरस थ्योरम है ये पाइथागोरस है ना, तो इसका इनफिनिटली में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इसका ऐसा कोई इसका ही नहीं, पावर बढ़ाते जाओ तुम, तो मतलब a की पावर n, b की पावर n बराबर c की पावर n फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू 3, और a b c तुम्हारा नेचुरल नंबर है, तो इसके पास नो सॉल्यूशन है। मतलब पावर 4 भी कर दोगे ना तब भी ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पावर 5 के लिए भी। इन जनरल सिर्फ पावर 2 तक ओके है, m प्लस n बराबर r, ये इसमें तीन एग्जांपल, तीन नेचुरल नंबर मिल जाएगा, इसमें तीन नेचुरल नंबर मिल जाएगा, इसमें तुम्हें 3 नेचुरल नंबर मिलेंगे नहीं जो इस ऑर्डर को फॉलो करता हो, या पावर 4 ले लो, पावर 5 ले लो। अब इस थ्योरम को, ये पहली बार थ्योरम जो दिया गया है ये 1637 में ये थ्योरम दिया गया था बाय फर्मेट, जो मैथमेटिशियन है, इसका तीसरा थ्योरम का नाम है फर्मेट लास्ट थ्योरम। तो ये 1637 में थ्योरम आया, ठीक। और इसका प्रूफ कब आया तुम गेस करो? पहला प्रूफ
1600, अच्छा 1637 में ये प्रूफ आया। मतलब ये स्टेटमेंट किसी ने बताया, फॉर्मेट ने, कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ऐसा कोई 3 नंबर मिलेगा ही नहीं। लेकिन इसका पहला प्रूफ आया 1995 में, आज से 26-27 साल पहले किसने प्रूफ किया? एंड्रू वाइल्स ने। और इसका प्रूफ जो है 200 पन्ने का है, और इसको प्रूफ करने में उसको 10 साल लगे। मतलब जो एंड्रू वाइल्स है वो हार्वर्ड में, आई थिंक प्रिंसटन में, एंड्रू वाइल्स जो है इज अ प्रोफेसर इन ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड में, आई थिंक चेंज करते रहते ना ये, ऑक्सफोर्ड में ना, अभी कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज मतलब कैम्ब्रिज से उन्होंने पीएचडी किया है। तो इनका प्रूफ एंड्रू वाइल्स ने दिया कि इसका कोई सॉल्यूशन है 1995 में। कितने साल लग गए? लगभग 350 साल लग गए। मतलब 350 साल के गैप के बाद स्टेटमेंट जब आया, और प्रूफ इस तुम गूगल कर सकते हो, इसका नाम है फॉर्मेट लास्ट थ्योरम, तुम सर्च करो पता चल जाएगा। इस थ्योरम का नाम है फॉर्मेट लास्ट थ्योरम। इसका प्रूफ दिया एंड्रू वाइल्स ने 1995 में। बताया 10 साल उसको लगे इसको प्रूफ करने में, और 200 पन्ने का अराउंड प्रूफ है इसका। तो ऐसी चीजें होती है, बाद में फिर कंफर्म हो गया। उससे पहले 1995 से पहले लोगों को बस ये लगता था कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कोई एक्यूरेटली कह नहीं सकता था क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन फिर उसने प्रूफ किया। तो इस तरीके से, और उस पीरियड में, पिछले 300 साल में ऐसे हजारों मैथमेटिशियन हुए होंगे जिन्होंने ट्राई किया होगा प्रूफ करने का, बट वो कर नहीं पाए। तो पहली बार वो सक्सेसफुल हुआ प्रूफ करने में। तो यही रिसर्च है, मैथमेटिकल रिसर्च में क्या करते हैं, तो यही करते हैं, बहुत सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से है। एनीवे, तो आई थिंक प्रिंस अवार्ड मिला होगा सर, अवार्ड मिला होगा। हाँ, इसको फील्ड मेडल होता है, जो मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज, कोई नोबेल प्राइज तो मैथमेटिक्स में है नहीं, तो फील्ड मेडल होता है मैथमेटिक्स में, जो मैथमेटिक्स का हाईएस्ट प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो उसको फील्ड प्राइज, अवेल्स प्राइज सब मिला इसको है ना, ये चीज है। हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी शायद वहाँ पे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अभी प्रोफेसर है एंड्रू वाइल्स, है ना, ये चीज है। हाँ, अभी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्रुप में, किसका रह गया? नेहा। हाँ, तो अब कोई रह नहीं गया तो नेहा। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि x1 x2 x3 dot 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 xn be a continuous random variable for I बराबर 1 2 and define ui as, तो ui जो है यहाँ xi लिखा है, y लिख दिया 1 0। कब? जब yi प्लस 1, ये xi है या yi है, इसी को बोल दो yi, ठीक है ना। तो yi मतलब xi है यहाँ पे, और बोल रहा है कि 1 0 है अदरवाइज कंसीडर m इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ u1 प्लस u2। अच्छा, तो m जो है एक्सपेक्टेशन है u1 प्लस u2 का, n जो है वेरिएंस है u1 प्लस u2 का। तो m प्लस n बताओ। तो देखिए यहां से, तो यहां से u1 लिख लेते हैं। तो u1 होगा 1 0, कब? जब y2, तो जो yi है वो xi है, शुरू में xi लिखा, मतलब xi है, xi बोल दो इसको। तो y2 मोर देन y1, या शुरू में y1 y1 y2 आर कॉन्टिन्यूअस बता रखा है, ये है। और यहाँ पे अदरवाइज, अगर मतलब y2 लेस देन इक्वल टू y1। और u2 जो होगा वो होगा 1 0, कब? जब y3 मोर देन y2, और ये कब होगा? जब y3 लेस देन इक्वल टू y2। तो मुझे ये बताओ u1 का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, विच डिस्ट्रीब्यूशन u1 फॉलोज? कोई बताओ u1 का डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली विथ व्हाट पैरामीटर? हाफ। हाफ। सेम u2 भी है, ठीक है ना। कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो अगर वो क्या बोला है, IID है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। IID है y1 y2, तो हाफ हाफ हो गया। तो u1 बर्नौली हाफ, u2 बर्नौली हाफ। अब
आपको क्या करना है यहां से, एंड चूंकि y1 y2 y3 इंडिपेंडेंट है तो ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल ही है ना ये तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से ये नहीं आ जाएगा, अब इसको ब्रेक करो, क्या आएगा, तो ये बाइनोमियल 1,1/2, ये बाइनोमियल 1,1/2, तो u1 प्लस u2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बाइनोमियल 2, हाँ 2,5 हो गया, ये इंडिपेंडेंट लेके चलना है क्योंकि y इंडिपेंडेंट, तब हो गया तो कर लोगे आप, तो यस सर कोई पूछ रहा है कि मैसेज में हाँ कि ये कैसे हुआ है, क्या, अच्छा कैसे हुआ, ओके देखो इसमें इजी है ना, बर्नौली का सपोर्ट क्या होता है, पहले तो आपको सपोर्ट देखना है, तो u1 के पास कितने सपोर्ट, u1 के पास u1 की पॉसिबल वैल्यू क्या है, u1 का रेंज क्या है, u1 का सपोर्ट क्या है, तो आपको दिख रहा होगा कि u1 विल टेक वैल्यू आइदर 1 और 0, तो आप खुद याद करो ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका सपोर्ट में सिर्फ 0 1 आता है, तो बर्नौली है, अब बर्नौली है तो p क्या होगा, है ना, तो p मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बर्नौली p लिखते हैं आप, तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही ट्रायल होता है और उस ट्रायल पे दो पॉसिबिलिटी है, सक्सेस या फेलियर, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को हम लोग p लेते हैं और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को q लेते हैं, या 1 माइनस p, तो यहाँ पे ये है कि जस्ट आपसे पूछे कि क्या प्रोबेबिलिटी है u1 के वैल्यू 1 होने की, तो यही आपका p है, बर्नौली p अगर बोल रहे हैं तो, अब देखिए u1 की वैल्यू 1 कब होगी, u1 की वैल्यू 1 कब है, जब y2 y1 से ज्यादा है, अब ये थ्योरम है इन जनरल कि अगर y1 y2 कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो y1 मोर देन y2 प्रोबेबिलिटी इज हाफ, y1 लेस देन y2 प्रोबेबिलिटी हाफ, y1 इक्वल टू y2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, कॉन्टिन्यूअस है तो y1 इज इक्वल टू y2 की प्रोबेबिलिटी 0, तो बाकी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो एक दूसरे से ज्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होगी क्योंकि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, इंडिपेंडेंट है, तो ये हाफ हो गया, ये थ्योरम है इन जनरल है ना, इफ y1 y2 आर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तो y1 मोर देन y2 या y2 मोर देन y1 बोथ है प्रोबेबिलिटी हाफ, ठीक है, सर फिर भी सॉल्व करने में 1.5 आ रहा है, आंसर में 1.3 है, अच्छा तो उसने गलत कर रखा होगा, वो रेंज दे रखा होगा एक्चुअली, है ना, 1.3 से 1 पॉइंट समथिंग ऐसा कर रखा होगा, ये 1.3 जो यहाँ पे आंसर दिखा रहा है ना वो लोएस्ट लिमिट दिया रहता है, मतलब जो आंसर की में आपको दिख रहा है 1.30 वो लोएस्ट लिमिट दिख रहा है आपको, यहाँ पर रेंज होगा ना, एनएटी में क्या होता है रेंज होता है ना, तो ये कुछ ऐसा आंसर होगा 1.3 से 1.7 ऐसा या 1.6 ऐसे करके, ठीक है, तो वो रेंज का जो इसमें हमारा आंसर की में जो दिखाता है पॉइंट वो उसकी लोएस्ट लिमिट दिखाता है, ठीक है, तो वहाँ रेंज होगा 1.3 से 1.7 टाइप का, तो उस बीच का आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है, नेक्स्ट ये आरजी जो है क्या है देखो जरा, ये क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट इज सेंट इन अ रैंडम डायरेक्शन टुवर्ड द एक्स एक्सिस फ्रॉम अ स्टेशन Q जो कि है 0 1 पे, ओके, तो 0 1 इज दिस पॉइंट, तो एक रे ऑफ लाइट इज सेंट इन रैंडम डायरेक्शन टुवर्ड द एक्स एक्सिस फ्रॉम अ स्टेशन Q जो कि है, तो रैंडम ना इस तरह से मान लो यहीं पे है सपोज, तो ये स्टेशन है, एक मिनट है ना, टुवर्ड एक्स एक्सिस, ठीक है, और रे मीट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P, और ये Q से चला P पे आया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द एब्सिसा ऑफ P, तो एब्सिसा का दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा x कोऑर्डिनेट है ना, तो ये P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, तो P का कुछ तो होगा x कोऑर्डिनेट, है ना, मान लो x, y है एग्जांपल के लिए, तो मुझे पूछ रहा है ये x, y है, ये रैंडम है, अच्छा y तो 0 ही होगा क्योंकि x एक्सिस पे है, तो पूछ रहा है x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बताओ, क्वेश्चन ठीक है, 0 1 से एक रे रैंडमली x एक्सिस की तरफ भेजा गया पॉइंट 0 1 से जो कि y एक्सिस पे है, और रे x एक्सिस से मीट करती है पॉइंट P पे जिसका कोऑर्डिनेट x, 0 है, तो पूछ रहा है ये x जो है एब्सिसा x कोऑर्डिनेट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस इंटरवल पे,
इंटरवल पता नहीं पर यूनिफॉर्म तो जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगी फिर तो, लेकिन ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगे तो पूरा एक्स एक्सिस कवर कर रहा है ना ये तो वैसे तो जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगी, कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। बताओ भाई, यूनिफॉर्म जीरो से इन्फिनिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, क्योंकि वो फाइनाइट इंटरवल के लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको डिराइव करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सपोर्ट इसका जीरो से इन्फिनिटी है ना, एक्स का जो सपोर्ट है वो जीरो से इन्फिनिटी है। तो बताओ ऐसा कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है इसका सपोर्ट जीरो से इन्फिनिटी होता है, एक्सपोनेंशियल हो गया इस तरह से, तो हालांकि ये तो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो फाइंड द पीडीएफ ऑफ एब्सिस ऑफ पी। सर डिस्ट्रीब्यूशन एक एक फिक्स कैसे कर रहा है ये क्यों? हाँ वही तो, क्योंकि यहाँ पे एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने, रे ऑफ लाइट की क्या प्रॉपर्टी है, रे ऑफ लाइट इज सेंट एट रैंडम डायरेक्शन टुवर्ड एक्स एक्सिस उससे आएगा क्या? हैं, एरिया ट्रायंगल 1 होगा क्या? टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे कोई जरूरी है, मतलब हाँ सर एरिया ट्रायंगल 1 होगा। एक एंड फिक्स है तो वही एक तरीका बचा है। 0 1 1 0 ऐसे करके 0 0 फिर एक्सपोनेंशियल यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा। अच्छा कुछ तो प्रॉपर्टी लगेगा ताकि डिसाइड होगा है, तो तो यहाँ पे एंगल ले लेंगे, थीटा एंगल ले लेंगे और ठीक। फिर वहां से कुछ होगा ठीक है। नीचे सर। हाँ कहीं भी ले लो तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, मान लो ये थीटा है तो ये आपका पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा ना। सर सर इससे ऐसे मैं बोल रही हूँ कि 0 1 0 0 और एक पॉइंट हम इससे निकाल सकते हैं, उससे सर यूनिफॉर्म का वैल्यू आ जाएगा सर। अच्छा ये तो एंगल से सोच सकते हैं, एक तो ये तरीका है, ठीक है कि जैसे पॉइंट से भी सोच सकते हैं। ये थीटा, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा और ये पाई बाई 2 है, ये एंगल टोटल 180 तो हो जाएगा। दूसरा तरीका है पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पता आपको क्या हैं, यूनिफॉर्म में ट्रायंगुलर होता है ना, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हाँ 0 वो वाला लग। अभी इसका एरिया कितना है, अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगी। नहीं अभी ये लेंथ x है तो अभी एरिया कितना है इसका, x/2 x/2 है ना। तो हमें क्या करना है, अगर मैं ऐसा सोचूं कि जैसे आप कह रहे यूनिफॉर्म अगर ले लें हम तो x/2 है और x फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, सो ये 2/x एंड x फ्रॉम 0 टू समथिंग, तो ये इंटीग्रेशन 1 कब देगा ये, मतलब अगर यूनिफॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करूं तो टू लॉग एक्स लॉग ई, इस पे क्या नहीं ई से ये 2 log x हो जाएगा ना, 1/2 e की पावर 1/2 और वो 1 से होगा। कहाँ ये, जी हाँ क्योंकि log 0 डिफाइन नहीं है ना। अच्छा तो इसको वो करना पड़ेगा थोड़ा सा चेंज कर, हाँ log 0 तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, तो हमें इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से, अच्छा तो एक इस तरह हो सकता है, तो 1 से ये क्या आ जाएगा फिर, log दिस माइनस log 2, 1 दे देना। हाँ हेलो, हाँ ठीक है सर मैं क्लास में हूँ, मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है जी, तो इस तरह से कुछ होगा, हालांकि एग्जैक्ट मुझे भी समझ तो आ नहीं रहा अभी, क्योंकि ये थीटा है इसके हिसाब से सोचेंगे तो कुछ तो लगाना पड़ेगा जिससे एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए एक्स का, है ना। तो इस तरीके से एक ये डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, यहाँ मैंने क्या किया एरिया निकाला, फिर 1 बाई एरिया कर दिया, फिर लेंथ जैसे 1 से e/2 ले लिया, और भी बनाए जा सकते हैं ऐसे तो, है ना, कुछ और भी बनाया जा सकता है एरिया से, लेंथ से करोगे तो हाँ लेंथ से अगर करोगे तो इसका लेंथ कितना है, अगर मैं ऐसा भी बना सकता हूँ 1/x, तो x क्या लोगे ताकि ये यूनिफॉर्म हो जाए, तो अभी क्या रहेगा 1 to e ले लो, ये भी चल जाएगा, फिर तो चल जाएगा ना, तो ये भी एक पीडीएफ हो जाएगा। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर वे मुझे भी समझ आ नहीं रहा, तो इसको चेक कर सकते हैं बाद में
क्योंकि हाउ टू डिराइव है ना, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका जो प्रॉपर वे होगा। फाइंड द पीरियड ट्राई करता हूँ, ठीक है, देखता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक बार पूछना फिर, या मुझे याद दिलाना एक बार टेक्स्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो 53 जो है, ठीक है, जिनका भी क्वेश्चन रह जाता है तुम भेज देना, एक बार मैं फिर से ट्राई करूंगा घर पे, पर्सनली भेज देना, तो एक बार फिर क्लास में डिस्कस करेंगे उसके बाद। कौन सा डाउट है भाई इसमें? 53 संजय। तो सर इसमें जो वैल्यू fx में वही प्रॉब्लम आ रही है सर कि 1 की पावर जैसे fx अपन x करके तो 1 पे डायरेक्ट नहीं बनेगी जब तक हम 2x नहीं मानेंगे fx अकॉर्डिंग टू। अच्छा, तो ये कह रहा है कि f r से r में है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, fx जो है वो इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी पे फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी है, और f डैश x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 है। देखो, तो तुम्हें ज्यादा दिमाग एग्जाम में नहीं लगाना, एग्जाम में तुम सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं लिख रहे हो, तुम्हें प्रॉपर प्रूफ लिखना है। एंट्रेंस में क्या है, टाइम सेव करने हैं, तो ऐसा कोई भी फंक्शन लेंगे ना तो उसके लिए सेम ही आंसर आएगा। तो तुम मुझे कोई एक फंक्शन सजेस्ट करो जो ऐसा बिहेव कर रहा हो। सर fx इक्वल टू 2x। 2x ले लो। अब ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं मान सकते। हाँ, ऐसे नहीं मान सकते हम 2x को, ये पर्टिकुलर फंक्शन है। कौन कहा नहीं मान सकते? ग्रुप सर वो झगड़ा करना है। अरे नहीं, मतलब वो प्रॉपर प्रूफ लिखेंगे तो गलत। मैं तो कह रहा हूँ सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर सॉल्यूशन लिख रहे हैं और fx इक्वल 2x लिख रहे हैं तो वो गलत होगा, लेकिन एंट्रेंस में क्या है कि मैं तो ये कह रहा हूँ 2x नहीं, तुम कोई भी फंक्शन लो जो इसको सेटिस्फाई कर, आंसर यूनिक रहेगा, तो क्या ही फर्क पड़ता है, मैं 2x से आंसर निकाल लेता हूँ, और जो 2x लेके आंसर आएगा ना वही आंसर कोई और भी फंक्शन लेगो तब भी आएगा, क्योंकि इसने फिक्स थोड़ी किया फंक्शन को, इसने कहा इन जनरल कोई भी फंक्शन के लिए है, तो इन जनरल में कोई भी फंक्शन लूंगा तो आंसर यूनिक आएगा। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है ना, तो नंबर तो चेंज होगा नहीं मेरा, तो चूंकि ऑब्जेक्ट एग्जाम में मुझे क्या करना, मुझे नंबर चाहिए, तो तुम इसके लिए जो नंबर निकलेगा वही हर फंक्शन के लिए निकलेगा, तो किसी को प्रॉब्लम है इससे, तुम दूसरा फंक्शन लो तब भी वही आंसर आएगा, तीसरा फंक्शन लो तब भी वही आंसर आएगा, इन जनरल प्रॉपर प्रूफ लिखूंगा तब भी वही आंसर आएगा। तो हमें एग्जाम में तो टाइम बचाना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है हमारा, तो हम क्यों इतना टेंशन लेंगे, ठीक है ना। तो प्रूफ गलत होगा मतलब ऐसे, लेकिन चूंकि ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो एंट्रेंस का अप्रोच ये करेक्ट है, उसमें टाइम सेव होगा तुम्हारा, तुम प्रॉपर प्रूफ करोगे 3 घंटे इसी में चले जाएंगे, बाकी 59 क्वेश्चन क्या होगा। सर हो गया है, बस यही पूछना था आंसर तो जब भी मैंने कई बार कहा है कि जब भी कोई जनरल क्वेश्चन हो, n वाला क्वेश्चन रहता है, मैं क्या करता हूँ n को 1 ले लेता हूँ, फिर कहता हूँ ऑप्शन से देख लो क्या है, और अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे, फिर तो सेम यहाँ पे है, क्योंकि इस fx से आंसर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना, आंसर तो नंबर आना है, तो मैं कोई भी ऐसा फंक्शन चूज करूंगा तो आंसर वही नंबर आएगा जो मुझे चाहिए, तो 2x लेने पे भी वही आंसर आएगा, कुछ और लूंगा तब भी वही आंसर आएगा। सब्जेक्टिव में ये गलत सॉल्यूशन होगा क्योंकि एक एग्जांपल के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए हमें सिर्फ आंसर चाहिए, तो आंसर करेक्ट है हमारा, ठीक है। एक और था सर सीरीज का, वो e की पावर -2 है, उसको इसके हिंट बता दीजिए। एक मिनट, खत्म हो गए सबके क्वेश्चन? तो सर एक पोलर कोऑर्डिनेट वाला सर क्वेश्चन है सर। हाँ, एक मिनट, ये क्वेश्चन 16 कह रहा है कि, रुको आता हूँ एक एक करके ना, सुपर क्वेश्चन करते हैं। तो सर इसका सर बस लिमिट आप बता दीजिए सर, कैसे लिमिट होगा। अच्छा, तो ये कह रहा है कि 0 से √2x माइनस x स्क्वायर, 0 से 2 √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy dx। कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्या करो इसमें सिंपल कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप r स्क्वायर रख रहे हो ना, तो यहां से मुझे पता है कि dy dx हो जाता है r dr d थीटा हो जाता है ना, तो r dr d थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं इसको r, तो यही हो गया r dr d थीटा। अब यहाँ पे देखो तो ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अज्यूम करते हो इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू है r cos थीटा और y की वैल्यू है r sin थीटा, तो रख दो x को r cos थीटा, जो बनेगा उससे आंसर आ जाएगा,
2 cos थीटा 2r cos थीटा इनटू, एक मिनट, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा, नहीं क्योंकि वैसे नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसमें भी r है ना, तो इसका दूसरा अप्रोच, हाँ तो एक काम, इसका दूसरा अप्रोच ये है, मिल गया, ठीक है ओके है, नो प्रॉब्लम। सर इसको सर्कल बना के भी करना है क्या? जी वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि r के एलिमेंट में r आ जा रहा है तो गलत है उसमें, वैसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 0 से हम ये ले लेते हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और x की लिमिट क्या है 0 से 2, यही है ना, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो इसमें, हाँ ठीक है ना, अब जो कह रहा था वो यहाँ पुट करो, y की लिमिट यही है ना, तो क्या पुट करोगे, हाँ यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया आपका r साइन थीटा, और इसको पुट कर लो अब, तो यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा कुछ रुको इसको स्क्वायर, हाँ वही चीज है ना, इसको अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर लेस देन 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x, मान इक्वलिटी लगा दो तो अब ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, कितना आ गया ये, आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू व्हाट, यहाँ से 2r cos थीटा। हाँ आर कैंसिल कर दो, 2r cos थीटा, यहाँ से क्या आ गया, r लेस देन इक्वल टू 2 cos थीटा, अब ठीक है, तो यहाँ से, क्योंकि मुझे ऐसे ही चाहिए था ना कि r की लिमिट r से फ्री हो, तो ये आ गया, तो ये r की लिमिट है तुम्हारी, सो यहाँ से इसका आंसर क्या होगा, सो इसको आप ऐसा लिखोगे अब, इक्वल टू r dr d थीटा, अब r की लिमिट हो गई 0 से 2 cos थीटा, ठीक, cos थीटा है ना, देख लो, और इसकी लिमिट थीटा क्या है, तो ग्राफ बना लो, ग्राफ बना के देखना पड़ेगा, तो थीटा ग्राफ से दिखेगा तुम्हें, तो ग्राफ बनाओ इस रीजन का, इसका ग्राफ बनाओ, और वहां पे जो x है वो 0 से 2 में है, x 0 से 2 में है, तो ग्राफ बना लेते हैं। तो ये जो रीजन है, ये जो तुम्हारा रीजन है y बराबर रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई जैसे मैंने वहां किया भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, सो ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, चेक करो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो 2x को इधर बुला के, तो ये हो गया, तो ये सर्कल जो है 1,0 इसका रेडियस है, 1,0 रेडियस है, और सॉरी सेंटर है, और रेडियस 1 है, इस तरह से है, यस माइनस -2 से। हाँ तो यहाँ देख लीजिए अब, लेकिन देखो पॉजिटिव है, ध्यान से, यहाँ पे ये क्या है, प्लस है, तो y नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि प्लस करके लिखा है ना, वरना ये होता माइनस दिस टू दिस, तो y विल नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, इसका क्या मतलब है, ये हमारा रीजन है, ठीक है, x 0 से 2 में था, यही x था ना 0 से 2 में, हाँ x 0 से 2 में था, तो ये है, अब ये एंगल कितना है देख लो, अच्छा एक मिनट, तो यहाँ से क्या लेंगे रीजन जी, 0 से π/2, हाँ 0 से π/2 ले लो, क्योंकि ये तो पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर कर लिया ना, यहाँ से यहाँ तक, तो 0 से π/2 कर लो, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कैसे करोगे, क्योंकि ये टेंजेंट तो यहाँ जा रहा है, ये टेंजेंट जो यहाँ पे है, इसका टेंजेंट तो ये है, तो 0 से ये यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक आ गया 0 से π/2, अब आंसर आ जाएगा, चेक करो क्या आता है, तो r dr d थीटा 0 से 2 cos थीटा 0 से π/2, चेक करो आप इसी आंसर से मैच करना क्या आता है बताओ। तो नेक्स्ट जो है किसका रहेगा, संजय तुम्हारा क्या है भाई, इसमें कौन से वाले में दिक्कत है, अच्छा समीना आपका रह गया, हाँ रुक जाइए, क्या है आपका इसमें क्या है, ये कह रहा है कि इसका ग्राफ बन गया तो डायरेक्टली ऐसे ही आ जाएगा, हाँ उससे आ जाएगा, लेकिन ये लिमिट ये करना पड़ेगा ना, यहाँ पुट करेंगे तो r स्क्वायर बराबर 2r cos थीटा, r खत्म, हाँ वैसे भी हो जाएगा, तो रेडियस 0 से वहां तक, हाँ सर मतलब सर्कल वाला एरिया का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आधा कर देंगे, नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ पे वो तब करते हैं आप जब ये नहीं होता, अच्छा
है ना, क्योंकि dy/dx जो होता है उसका इंटीग्रेशन एरिया आता है, तो ये नहीं होता तो हम सीधा सीधा एरिया निकाल देते, लेकिन ये है तो एक्चुअली डायरेक्टली वो काम नहीं करेगा। हाँ जी समीना, चलिए आपका एक क्वेश्चन था ये रह गया था, ये कह रहा है कि A जो है S क्रॉस S की मैट्रिक्स है, AI जो एलिमेंट है, AI नॉट द कोफैक्टर, I J 1 से 5 तक है, मतलब 5 क्रॉस 5 की है, मतलब S नहीं है वो 5 है, तो A जो है 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। अब A कैप डिनोट द मैट्रिक्स हुज ijth एंट्री इज दिस। A कैप क्या है? A कैप आपका अच्छा कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो पूछ क्या रहा आपसे, तो ये फॉर्मूला होता है ना कुछ, क्या होता है भाई, रैंक ए का और कोफैक्टर ऑफ ए का, कोफैक्टर मैट्रिक्स होते हैं, क्या एडजॉइंट बोलते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स होते हैं। तो इसका फॉर्मूला था कि जैसे ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो ऐसा होता है कि इफ रैंक ऑफ ए इज n देन रैंक ऑफ एडजॉइंट ए, किसी को याद है क्या होता है, ये भी n होता है, और अगर रैंक ऑफ ए n से कम है, नहीं n-1 है, क्या होता है भाई, रैंक ऑफ ए, तो ये क्या आता है उस केस में रैंक ऑफ एडजॉइंट ए का रैंक और एडजॉइंट ए के रैंक में क्या रिलेशन है, सर इसका मैट्रिक्स ही मुझे बनानी नहीं आ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं ये थ्योरम है, ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरम है जो उसको क्वेश्चन बनाया है। सर वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या बोल रहा हूँ, आपको पता है आपको इनवर्स निकालना आता है किसी मैट्रिक्स का, आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं ये मुझे बताइए, ए इनवर्स का फॉर्म, हाँ तो एडजॉइंट ए पता है आपको, एडजॉइंट ए कैसे बनता है, हाँ एडजॉइंट मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो वही तो कह रहा है आपका क्वेश्चन, देखिए ना वही तो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए का जो मैट्रिक्स है आपका वो कोफैक्टर से बना हुआ है, यही तो कह रहा है ना। जी सर, हाँ मुझे मैट्रिक्स बनाना नहीं आ रहा सर, वो एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स क्यों बनाना है, ये थ्योरम है, इस पे क्वेश्चन है, रैंक ए इज दिस, तो मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ, ये थ्योरम पहले देखो एक बार क्या है, रैंक ए इज n, एडजॉइंट ए इज n, रैंक ए इज n-1, तो आई थिंक एडजॉइंट ए का रैंक कितना होता है, 1 होता है, और एक और है कि और लेस देन n-1 तो 0 हो जाएगा। हाँ यही ना, तो ये इस थ्योरम पे आपका क्वेश्चन है, रैंक ऑफ एडजॉइंट ए 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए आपके क्वेश्चन में n की वैल्यू 5 है, जो आपका क्वेश्चन है n5, अब फिट करो इस पे आप, तो आपके क्वेश्चन में n की वैल्यू 5 है, अब चेक कीजिए कहना क्या चाह रहा है आपका क्वेश्चन, चेक करते हैं रुकिए, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए, पहला देखिए कह रहा है ए का रैंक 5 है, तो ए कैप का रैंक 5 है, तो ए का रैंक 5 होगा, सही बात है, अगर ये 5 है तो ये 5 है, पहला ऑप्शन यही है आपका थ्योरम का पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखिए रैंक ए कैप जब रैंक ए 3 है, तो ए का यहीं से अब इस थ्योरम, अब ए बराबर 5 के लिए थ्योरम लिखिए, तो ये 5 ये 4 ये 3 2 1 जो भी हो जाए, तो कह रहा है ए का रैंक अगर 3 है, ए का रैंक अगर 3 है मतलब n-2 हो गया, तो एडजॉइंट ए का रैंक 0 होगा, तो बी ऑप्शन सही कह रहा है, ए 2 है तब भी 0 होगा, सी भी सही कह रहा है इसका मतलब, और ए 5 है, डी गलत कह रहा है, चेक कीजिए एक बार ठीक से फिर से, n n-1 n-2, तो आपका इसमें बी और सी सही ऑप्शन है। सर वहां पर ए बी और सी ऑप्शन करेक्ट बता रहे हैं, हाँ तो ए भी सही है ना, ए सही था ना, मतलब हाँ ए भी सही है, हो गया सर, ये स्टेटमेंट के थ्रू से हो गया, हाँ यही तो है, ए बी सी ठीक तो है, क्या दिक्कत है, अगर a बराबर n-2 है तब ये 0 है, तो आपका जो ऑप्शन है ए बी सी यही तो है ऑप्शन, ए बी सी मतलब बी सी सही है और ए भी सही था, रैंक ए 5 है, तो रैंक ए जो एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स बनेगी उसका भी रैंक 5 है, ठीक तो है, ये पहला ऑप्शन आपका ये है, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा है ना, इसलिए मतलब एक थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए,
फिर थ्योरी को यूज कैसे करना है वो क्वेश्चन सॉल्व करके समझ आएगा, तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आपको, तो यहाँ आपको ये थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। फर्दर जीरो ही रहेगा। अगर चौथा केस अगर लिख दूं, इफ रैंक ए इज n-3 तब भी एडजॉइंट ए का रैंक जीरो ही रहेगा, एंड सो ऑन, आगे जो भी हो रहा होगा ये सेम ही रहेगा, जीरो ही रहेगा। किसका क्वेश्चन रह गया, किसी का रह गया? नेहा चेक किया, सॉल्यूशन भेजिए। हाँ कौन सा क्वेश्चन, ये 1+2/n वाला? ये कह रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+2/n, इसकी पावर है n² इंटू e की पावर -2n, ठीक है। अब ऐसे डायरेक्टली यूज करोगे तो दिक्कत ये है क्योंकि ये 1 की पावर इन्फिनिटी है, लेकिन वहां n² है, तो क्या होता है, कैसे लिमिट निकालते हो? सर इसको 1 टू द पावर इन्फिनिटी करने से 0 आने लगता है, मतलब रुको, तो ये इसको क्या लिख सकता हूँ, e की पावर log 1+2/n इस पूरे की पावर n² इंटू e की पावर -2n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e की पावर log, अब ये बाहर आ जाएगा तो क्या बाहर आएगा, n² बाहर आ जाएगा, सो log 1+2/n इंटू e की पावर -2n। अब ये log 1+x का एक्सपेंशन आता है? यस सर। क्या आता है बताओ? 1 प्लस x 1 प्लस 2/n plus 2/n whole square by 2 factorial, whole square by 2 factorial। फैक्टोरियल यहाँ नहीं आता शायद, log में फैक्टोरियल नहीं आता सर, इसमें फैक्टोरियल नहीं, जस्ट 2 होगा, है ना? हाँ और यहाँ भी साइन ऑल्टरनेट होता है शायद, चेक करो, साइन ऑल्टरनेट आता है। हाँ सर, वो से 1 minus 2/n plus और उसके बाद प्लस माइनस होता है। वेरीफाई कर दो, आगे जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब। सर ये लॉग में सर 1 नहीं आता सर, ये आगे वो नहीं आता ना, चेक करो, बोला एक्सपेंशन देखो, चेक एक बार, चेक वेरीफाई करो सब लोग। 1 नहीं आता। सर x minus x²/2 x माइनस ना, वर चेक, यही सब श्योर होने की, वरना एग्जाम में पक्का गलत करके आओगे क्योंकि तुम्हें एक्सपेंशन याद नहीं है। ये चीज अगर मान लो एक्सपेंशन तुम्हें करेक्टली याद होगा ना, तुक्का लगा के आओगे आंसर गलत ही होगा, ये चीज है, तो इसे एक्सपेंशन ठीक से याद करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। आगे सो ऑन, अब इसको ब्रेक करो, n² से मल्टीप्लाई करो, n² से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 2n माइनस क्या, यहाँ पे क्या बनेगा, 4/2 -2 प्लस कितना होगा ये 3 इधर 1/n, तो आगे जो भी चलेगा डिनोमिनेटर में n आता रहेगा, है ना। और देखो ये -2n है, इसको आगे बुला लो, इस -2n को पहले ही लिख दो, तो यहाँ -2n लिख दो, ये -2n जो लिखा है उस वाले को लिख दिया पहले ही, तो हुआ क्या, ये इससे कैंसिल, अब तुम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो, तो ये 0, इसके आगे वाले सारे 0, तो बचा क्या, -2 ही बचेगा, यही आंसर है, चेक करो। तो यहाँ हमने ई बनाए, फिर ये log का पावर, जो log एक्सपेंशन लिखा, एक्सपेंशन ठीक से लिखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये जो +2n यहाँ बच रहा है, ये +2n इस -2n से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर दिया, फिर -2 बचा, बाकी जो आ रहा है सब 0 हो जाएगा क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो 1/n 0 हो जाएगी, सारी टर्म 0 हो जाएंगी, एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब क्या रह गया, हाँ जी समीना आपका रह गया ना क्वेश्चन, नेहा क्या है, हाँ चलो मेरा वाला बता दीजिए ना मुझे, 2 दिन से ट्राई करती हूँ, आ ही नहीं रहा है। हाँ क्या नहीं आ रहा, देखिए इसमें क्या है, x x1 x2 x3 है, y y1 y2 y3 है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डेल्टा 1 x2 y3 minus y2 x3, डेल्टा 2 x1 y3 minus y1 x3 एंड डेल्टा 3 x1 y1 minus y1 x2,
v with a span of xy, तो क्या होगा इसमें? और अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ए बी। तो अगला वाला देखो पहले क्या कह रहा है, दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी बी द n क्रॉस n मैट्रिसेस, सपोज द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी टू रो ऑफ A is 2। अच्छा, एनी रो, सम ऑफ एलिमेंट इन एनी रो ऑफ A is 2। तो इसका क्या मतलब है कि हर रो का सम 2 है। इसका मतलब क्या है, उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होगी? एक आइगन वैल्यू 2 तो होगी। हाँ, एक आइगन वैल्यू 2 तो होगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम इज 2, तो किसी भी रो का सम, किसी भी कॉलम का सम 2 है। तो which of the following statement is necessarily, अच्छा, which of the following matrices is necessarily singular? A B, तो A और B दोनों का जो है ना आइगन वैल्यू 2 2 आएगा ही पक्का। तो चेक करो आपका ऑप्शन ए क्या है, I माइनस हाफ। तो 1/4 किसके डिनोमिनेटर में है? ये सब बेसिक्स थोड़े आप ठीक करो, हो जाएगा। बी ए ट्रांसपोज है सर वो। बी ए ट्रांसपोज यहाँ पे क्या है? वो ए बी, ठीक है ना, देख लीजिए, ए बी है और ये 1/4 जिसके डिनोमिनेटर में। तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो ए का हर रो का सम, ए की आइगन वैल्यू 2 है, बी की भी आइगन वैल्यू 2 है। तो बोल रहा है कौन सा सिंगुलर होगा, ये ना, और दोनों n क्रॉस n की मैट्रिक्स है जी। तो इसकी एक आइगन वैल्यू क्या आएगी? मैं इसके लिए सॉल्व करी थी ना सर, तो ये सिंगुलर, ए और बी दोनों भी सिंगुलर आ रहे हैं। कैसे सिंगुलर आ जाएंगे? मैंने मैट्रिक्स क्रिएट किए थे सर कि रो सम 2 है और कॉलम सम 2 है, उसके थ्रू से मैंने क्या किया, ये सॉल्व किया। तो अच्छा, ये बताओ ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है सर। अच्छा, तो आप एक काम करो, अगर आप एक एग्जांपल लेके करो, आपको कैसे आ रहा है? मान लो मैं अभी एग्जांपल के लिए 2 0 और 1 1 ले लूं, ये ए है और बी है मेरे पास 2 0 1 1 ले लूं मैं। अब आप चेक कीजिए, उस क्वेश्चन ने कहा था कि ए के हर रो का सम 2 है, तो ए के हर रो का सम 2 है, बी के हर कॉलम का सम 2 है, ये है। अब जरा फाइंड करो आप। तो मुझे ये बताइए, यहां से b इंटू ए ट्रांस, इस ऑप्शन से चेक कीजिए कैसे ये आपका ट्रू आ गया। तो यहां से क्या होगा, जरा चेक करते हैं। क्या बी ए ट्रांसपोज पूछ रहा है? पहले ए बी निकाल देता हूं। देखो, आप चेक करो ना एग्जांपल बना के, ए बी बी ऑप्शन में क्या दिक्कत है इसमें? 2 0 1 1 एंड 2 1 0 1। इसका चेक करो क्या आएगा। मैं कुछ और बना सकता था, लेकिन मैं अभी ये लिया हूं अपनी मर्जी से। हाँ, कितना आएगा? 4, हाँ 2। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना है? 4 आएगा सर, 4 आएगा। और इसका ट्रेस कितना है? 8 आएगा, 6। तो ऐसा दो नंबर बताओ जिसको ऐड करने पे 6 आता हो, मल्टीप्लाई करने पे 4 आता हो। सॉल्व कर लो इसको। मैं पूछना चाह रहा हूं इसकी आइगन वैल्यूज क्या हैं। व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी? ए बी की आइगन वैल्यूज क्या होंगी? अच्छा, एक काम करो ना, छोड़ो आइगन वैल्यू मत जाओ, दूसरा अप्रोच लगाते हैं, ये निकाल लो सीधा सीधा क्यों आइगन वैल्यू पे जाओगे। उससे भी कर सकते हो या सिंपल देख लो, मत जाओ आइगन वैल्यू। इसने पूछा है ना हमें, क्या आइगन वैल्यू से भी हो जाएगा लेकिन वो टाइम लगेगा। पूछा है कौन सा सिंगुलर है, तो एक काम करो ना, बी ऑप्शन देख लो। तो i माइनस ए बी निकालो, कितना आया? i में से ए बी घटाओ तो ये आ गया, ये घटाना है ना, तो 1 माइनस 4, 3 यस, -3 2 1/2 भी तो है। 1/2।
एक सर वो मिनट, 2 आएगा ना? अच्छा माइनस, सॉरी। आई माइनस ए बी, आई में घटाइए इसको, इसका डिटर्मिनेंट निकालो कितना आया, 0 माइनस, सॉरी 1 आएगा सर। तो सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर। तो फिर तो आपको कैसे सिंगुलर आ रहा था, ये पुट कीजिए तो ये भी आउट हो जाएगा। यहाँ पर जो मैट्रिक्स ली थी ना सर, तो मैंने ऐसे किया कि रो सम 1 1, जैसे आपने 2 0 लिया ना, तो बस मैट्रिक्स की वजह से हो गया सर वो। आप कुछ भी लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो जाए। आप बताइए, मैं वो लेकर के दिखा देता हूँ। अब बताइए आपने क्या लिया, तभी ये सिंगुलर नहीं होगा। अगर आप सुटेबल एग्जांपल लेंगे, ये कभी सिंगुलर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता कि इसका प्रोडक्ट में 2 × 2 4 आएगा, 4/2 1 - 2, इसकी -1 आ रही है, इसकी एक आइगन वैल्यू, 0 आइगन वैल्यू कभी आएगी नहीं इसकी। सिंगुलर तब हो सकता है जब इसकी आइगन वैल्यू, ये कब सिंगुलर होगा, जब इसकी आइगन वैल्यू 0 हो जाएगी। आइगन वैल्यू 0 कब होगी, जब इसका प्रोडक्ट का आइगन वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि वो A की आइगन वैल्यू 2 है, B की आइगन वैल्यू 2 है, तो प्रोडक्ट का 4 हो सकता है। बताइए आप कोई भी एग्जांपल बताइए, तब भी आपने गलत किया होगा। ए मैट्रिक्स 1 1 ले लिया था, जिसका रो सम 1, चारों भी 1 1 ही ले लिए थे सर मैंने। तो 1 1 ले लो फिर, यहाँ तो रो कम कॉलम दोनों 1 हो गया। ठीक, रो सम इज 2, नीचे रो सम इज 2 हो रहा है ना सर। हाँ ठीक है, अगला बी बताइए, बी क्या है। मैंने नेक्स्ट टाइम एनी वन कॉलम सम इज 2 बोल रहा है, तो 1 1 0 0 ले लिया था सर मैंने यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 2 कहाँ हो रहा है कॉलम सम, कॉलम सम सर नीचे जहाँ 0 लिखा है हमने, हाँ 1 0 1 0 1 0 1 0 ये लिया आपने। हाँ सर, ये सुटेबल है, ये सुटेबल एग्जांपल है। सर कॉलम सम 1 2 हो रहा है ना सर। कहाँ हो रहा है, इस कॉलम का सम कितना है, एनी कॉलम सम इज 2 बोल रहा है। एनी कॉलम मतलब ऑल कॉलम, यहाँ एनी का मतलब एक नहीं। अच्छा, इसमें यही मिस्टेक हो गई सर फिर में। एनी का मतलब कोई भी लो, सम 2 ही आना चाहिए। तो आपका इसका कॉलम सम 2 कहाँ आ रहा है, तो वैसा बनाओ ना, 2 आए। सुटेबल एग्जांपल लोगे तो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। अब आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आपका एक और क्वेश्चन रह गया। जी सर। इसमें क्या है कि आरक्यू का मेंबर है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसमें भी एक एग्जांपल ले लो आप। ये दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट है ना, तो लिनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा है, ये दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो एक काम करो, आप x को लो 1 0 0, y को लो 0 1 0, ये दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इस पे काम करके देखो आप, जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से आप डेल्टा 1 लिखो, इंडिपेंडेंट बोला है ना, क्योंकि एंट्रेंस में हमें प्रूफ नहीं लिखना है। तो हम बीएससी एमएससी का एग्जाम नहीं लिख रहे हैं कि हमें सॉल्यूशन दिखाने हैं। वहाँ टाइम होता है, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे में करने का होता है। यहाँ सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में, तो आपको उसके हिसाब से मैनेज करना है एग्जाम को। तो आप एग्जाम्पल लो और ऑप्शन डिस्कार्ड करो। तो या तो स्टेटमेंट याद हो सीधा सीधा। तो यहाँ डेल्टा 1 आपके पास है x2 y3 माइनस y2 x3, डेल्टा 2 आपके पास है x1 y3 माइनस y1 x3, डेल्टा 3 आपके पास है x1 y1 माइनस y1 x2। ठीक है, अब v स्पैन ऑफ xy है, v जो है स्पैन ऑफ x, y है, स्पैन ऑफ xy लिखा है ना, ठीक है, स्पैन ऑफ xy है। तो यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिया स्पैन r² हो गया एक्चुअली, v इज r²। तो जो मैंने सुटेबल एग्जांपल अभी लिया ना 1 0 0 0 1 0, तो ये दोनों इसका एक्चुअली स्पैन लिखेंगे तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये आ जाएगा x y।
तो लाइक ये कहने का मतलब ये आर स्क्वायर के इक्वल होगा मेरा। अब आप चेक कीजिए, ये वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पे और चेक कीजिए कौन सा करेक्ट है। मैं एक ऑप्शन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ट्राई करके नहीं आता है तो हाँ, बाकी ऐसे ही कीजिए, सेम चीज़ आप इस एग्जाम्पल के दूसरा एग्जाम्पल ही बना सकते हैं आप। तो मैंने 2 लिए हैं, तो इसका दोनों ये आर स्क्वायर है, अब इसका हिसाब से कीजिए, करके देखिए क्या होगा। ठीक है जी, तो बाकी जो डाउट रह गया आज, तो कल 6 to 9 में डाउट क्लास होगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे, मतलब मैं दूसरा लिंक भेजूंगा, तो हम लोग 2019 के जो क्वेश्चंस रह गए आपके सॉल्यूशंस नहीं हुए उसको डिस्कस करते हैं। तो ये सारे 9 तक क्लास करेंगे, 9:30 अराउंड 9:10 तक। ठीक है, मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ अभी बैच 3 का।